नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आप देख रहे हैं दमदार 10 और सवाल ये कि क्या ड्रग्स के जाल में फंसे स्टार किड्स के तार इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट से जुड़े हुए हैं। एनसीबी की तरफ से आज ऐसी ही कुछ दलीलें कोर्ट में दी गई, जिसके बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ गई और कोर्ट ने सभी आरोपियों की रिमांड 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी। यानी अगले 3 दिन बहुत अहम है, क्योंकि ड्रग्स के इस काले खेल में कौन कौन शामिल है और बॉलीवुड के भीतर नशे के सौदागरों का जाल कहां तक बिछा है। एनसीबी अब इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश में जुट गई। सिर्फ पार्टी या फिर पूरा ड्रग्स सिंडिकेट, सिर्फ कंज्यूमर या फिर कॉमर्शियल कारोबारी। अब तक 10 गिरफ्तार, कहां तक फैला जाल? ये हैं वो सुलगते सवाल जिन पर से पर्दा उठाने के लिए ही मुंबई की किला कोर्ट ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार आर्यन खान, उसके दोस्त अरबाज और मुनमुन को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की रिमांड में रखने का फैसला सुनाया। न कोई दलील काम आई, न ही दांव पेश। बादशाह खान के लाडले और उसके दोस्तों को अब 3 दिन 3 रात एनसीबी के सवालों का सामना करना पड़ेगा। यानी पिक्चर अभी बाकी है। जब आर्यन खान, मुनमुन और अरबाज को कोर्ट में पेश किया गया, तब एनसीबी ने आर्यन, अरबाज और मुनमुन की 11 अक्टूबर तक कस्टडी मांगी थी। उनका कहना था कि उनके मोबाइल चैटिंग में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिससे एक बड़ा ड्रग कनेक्शन जो है वो सामने आ सकता है। एनसीबी ने इन तीनों को, आर्यन, मुनमुन और अरबाज को, ना कि सिर्फ ड्रग कंज्यूमर बल्कि एक गैंग के तौर पर कोर्ट में पेश किया था। आर्यन, अरबाज और मुनमुन की रिमांड पर बहस के दौरान एएसजी अनिल सिंह ने कहा था कि चैट के जरिए पता चल रहा है कि इसमें इंटरनेशनल कार्टेल की मिलीभगत है। साजिश की परतें खोलने की जरूरत है, जिसे कोर्ट ने मान लिया। कोर्ट ने कहा कि जांच बेहद महत्वपूर्ण है, इसे किया जाना चाहिए। यह आरोपियों और जांचकर्ताओं दोनों के लिए फायदेमंद है। जज ने जैसे ही आदेश सुनाया, कोर्टरूम में मौजूद अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की आंखों में आंसू भर आए। एनसीबी ने आरोपियों की रिमांड के लिए कोर्ट में दलील देते हुए कहा था कि ये ग्रुप एक गिरोह की तरह काम कर रहा है। ग्राहकों की जांच करनी जरूरी है ताकि पता लगाया जा सके कि कौन सप्लायर है और कौन पैसे से मदद कर रहा है। माय हियरिंग में सिर्फ इतना ही हुआ कि उन लोग ने एनसीबी कस्टडी मांगे और हम लोग ने अपोज किए थे, ये बोल के इन्वेस्टिगेशन हो गया है, पर कोर्ट ने 7 तारीख तक के इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन दी। इस केस में एनसीबी ने अब तक एक ड्रग पेडलर समेत कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब एनसीबी ड्रग्स रैकेट की पूरी कुंडली खंगालने के लिए इन सभी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। यानी कुछ और सनसनीखेज खुलासे जल्द सामने आ सकते हैं। कंजम्पशन का आरोप लगाया है, लेकिन कंजम्पशन का कोई एविडेंस ही नहीं है। वो लोग ना तो शिप बोर्ड किए थे, ना ही शिप के तरफ जा रहे थे। वो लोग को शिप के जाने से पहले ही उन लोग को पकड़ा था। पूछताछ में आर्यन ने बताया कि वो बीते 4 साल से ड्रग्स कंज्यूम कर रहा था। इतना ही नहीं, पूछताछ के दौरान आर्यन ने ड्रग्स सिंडिकेट के मामले में भी एनसीबी के सामने कई नामों का खुलासा किया है। साथ ही पूछताछ के दौरान आर्यन के व्हाट्सएप चैट से भी ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े कुछ नाम की जानकारी एनसीबी को हुई है। एनसीबी का इन्वेस्टिगेशन एक्टिव मोड में है, इसलिए आर्यन से पूछताछ के बाद जगह जगह छापेमारी का दौर जारी है। इसके अलावा एनसीबी की टीम ने दोबारा उस क्रूज पर जाकर सबूत जमा किए हैं। वहीं एनसीबी के एक्शन के बाद क्रूज मुंबई लौट आया है। इस क्रूज पर दिल्ली की कुछ लड़कियां भी सवार थीं, जिन्होंने न्यूज नेशन से बातचीत में क्रूज पर ड्रग्स वाली पार्टी से इनकार किया है। आर्यन खान के पास से ड्रग्स मिला, ये भी कहा जा रहा है। आर्यन खान को आपने देखा, वो क्या कर रहे थे? किसी के बैग में कोई भी रख सकता है। वो नॉर्मली हमारे साथ लाइन में खड़े हुए थे। वो लाइन में खड़े हुए थे। रेड हुई तब आप लोग कहाँ थे? आपने क्या देखा? क्या वहाँ पार्टी चल रही थी? वहाँ पे कोई ड्रग्स पार्टी चल रही थी। पार्टी कोई स्टार्ट ही नहीं हुई थी, कोई अल्कोहल नहीं था, कुछ भी नहीं था तब तक। एकदम ड्राई डे, क्योंकि 2 अक्टूबर था, तो बिल्कुल भी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया गया था, नॉट इवन म्यूजिक। ये वो लोग हैं जो क्रूज पर सवार थे। इनका कहना है कि इनोसेंट इंसान को जो है वो एनसीबी ने गिरफ्तार किया हुआ है और भी लड़कियां हैं। आप लोग दिल्ली से आए हुए हैं? हाँ जी, हम दिल्ली से आए हैं। तो इस क्रूज पर क्योंकि कहा जा रहा है कि 50,000 से लेके 8 लाख तक का टिकट प्राइस था, तो आप लोगों को कितना पे करना पड़ा? हम ब्लॉगर्स हैं, सारे इनवाइट्स आए हुए हैं, इसलिए से हम आए थे। तो ये प्रमोशन तरह होती है, तो हमने कुछ नहीं पे किया, हमारा स्पॉन्सर्ड ही था।
ये जो रेव पार्टी की बात चल रही है, पार्टी नहीं है, सबसे पहली रॉन्ग वर्ड। रेव पार्टी होती है छुपी हुई पार्टी। हम लोग, हमारे घर से हमको फैमिली भेज रही है, रेव पार्टी पे भेजेगी। रेव पार्टी गोवा वगैरह जगह पे होती है, नॉर्मल हम एंटर कर रहे हैं, इतनी लाइन, अगर रेव पार्टी हो तो फिर तो एंटर करने में ही वो हमें कुछ बोलें। क्यों, वाई आर दे बीइंग सो जजमेंटल? सिर्फ 4 जनों को पकड़ा, बिकॉज ऑफ कोर्स 4 जनों से कितनी पॉपुलैरिटी मिल सकती, कितनों का फायदा हो सकता है। आप कह रहे हैं कि जो पॉपुलर फेस थे सिर्फ उन्हें ही? जी, और ऐसा कुछ था नहीं पहले वहाँ पे। सच क्या है और ड्रग्स केस में आर्यन खान का रोल क्या है? क्या वाकई स्टार किड्स ड्रग्स के रैकेट में इन्वॉल्व है? क्या इसके तार दूसरे देशों से भी जुड़े हैं? इन तमाम सवालों की तलाश के लिए एनसीबी की जांच तेज हो चली है। मुंबई से विकास श्रीवास्तव और पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन को लेकर कोर्ट से 11 अक्टूबर तक की कस्टडी मांगी थी, तो दूसरी ओर उनकी पैरवी कर रहे वकील सतीश मान शिंदे ने कोर्ट से उन्हें बेल देने के लिए तर्क रखे थे। लेकिन आर्यन के वकील की 10 दलीलें भी काम नहीं कर पाईं और कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत देने से इनकार कर दिया। आइए आपको बताते हैं कोर्ट रूम में आज क्या कुछ हुआ। समंदर के बीच क्रूज पर रेव पार्टी का जो मामला कल तक ड्रग्स लेने का था, उसके तार आज इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट तक जा पहुंचे। दोपहर ठीक 3:26 पर एनसीबी शाहरुख के बेटे आर्यन खान समेत तीनों आरोपियों को साथ लेकर पहुंची, जहां एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आर.ए. नरलीकर के सामने मामले की सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े भी कोर्ट में मौजूद रहे। 4 अक्टूबर दोपहर 3:34 सुनवाई शुरू होते ही एनसीबी ने जज से आरोपियों की रिमांड मांगी। एनसीबी ने कोर्ट से आर्यन खान की 11 अक्टूबर तक कस्टडी की मांग की। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने दलील देते हुए आर्यन, अरबाज और मुनमुन धमेचा को सिर्फ ड्रग्स का कंज्यूमर नहीं बल्कि एक गैंग बताया। एएसजी ने कहा कि इनके फोन से ऐसी तस्वीरें और चैट्स मिली हैं जिनसे इशारा मिलता है कि ड्रग्स का ये रैकेट इंटरनेशनल सिंडिकेट से जुड़ा है। एनसीबी ने कोर्ट में यही दलील दी कि सिर्फ एक दिन में इसकी जांच नहीं की जा सकती, लिहाजा रिमांड बढ़ाना जरूरी है ताकि सभी को आमने सामने बिठाकर क्रॉस एग्जामिनेशन करके मामले की तह तक पहुंचा जा सके। आर्यन खान के वकील संतोष मान शिंदे ने आज कोर्ट में जो जज के सामने दलीलें दी, उसमें 4 महत्वपूर्ण बातें थी। पहली बात तो ये कि संतोष मान शिंदे ने कहा कि आयोजकों को आर्यन खान जो है वो नहीं जानते थे। तीसरी बात जो एनसीबी पहले दावा कर रही थी, उसमें ये बात थी कि संतोष मान शिंदे ने कहा कि एनसीबी को आर्यन खान के पास से या उनके सामान में से ड्रग्स नहीं मिली। आर्यन खान को जब छापेमारी में हिरासत में लिया गया तो बताया जा रहा है कि आर्यन खान शिप के अंदर नहीं बल्कि क्रूज टर्मिनल से ही उनको एनसीबी अधिकारियों ने अपनी हिरासत में लिया। चौथी महत्वपूर्ण बात कि आर्यन खान को बतौर गेस्ट के तौर पर इस पार्टी में, इस फैशन शो में इनवाइट किया गया था। आर्यन खान की तरफ से केस लड़ रहे वकील सतीश मान शिंदे ने जबरदस्त जिरह की। सतीश मान शिंदे ने कोर्ट से कहा कि सच्चाई यह है कि आर्यन को क्रूज पर हिरासत में नहीं लिया गया, वहां उन्हें स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया था। आर्यन एक दोस्त के साथ वहां गए थे, वो ये भी नहीं जानते कि उन्हें क्रूज पर कौन सा केबिन अलॉट किया गया था। इसके अलावा आर्यन ने क्रूज पर जाने के लिए एक भी पैसा नहीं दिया और न ही वो किसी ऑर्गेनाइजर को जानते हैं। सतीश मान शिंदे ने यह भी दलील दी कि आर्यन के पास से एनसीबी को कोई ड्रग्स नहीं मिली क्योंकि उनके दोस्त के पास 6 ग्राम चरस थी और वो उनके साथ था, इसीलिए आर्यन को गिरफ्तार किया गया। इंडिविजुअली कुछ भी नहीं मिला है, तो ये इसीलिए लोग कलेक्टिव नहीं, हम लोगों का यही है कि हमारे पास से कुछ नहीं मिला, ये एलिगेशन है एंड वी वर इंटरसेप्टेड बिफोर वी वोट चढ़ने के पहले। एनसीबी ने कोर्ट के सामने आर्यन के फोन से मिले व्हाट्सएप चैट्स और तस्वीरों का जिक्र किया था, जिस पर सतीश मान शिंदे ने तर्क दिया कि व्हाट्सएप चैट्स में अगर कोई ऐसी बात है जिसमें ड्रग्स को लेकर बात हो रही है तो वो सामान्य भी हो सकता है और कोर्ट खुद देख सकता है कि उन व्हाट्सएप चैट में क्या है।
आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने कोर्ट के सामने रिया चक्रवर्ती से जुड़े मामले का हवाला भी दिया और उन्हें दी गई जमानत का जिक्र किया। उन्होंने कोर्ट में रिया चक्रवर्ती केस में आदेश की कॉपी पढ़ी और कहा कि किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए व्हाट्सएप चैट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आर्यन खान को जब किला कोर्ट में पेश किया गया तब उनके वकील संतोष मानशिंदे ने आर्यन को बचाने के लिए कई दलीलें दी। आर्यन को एनसीबी 11 अक्टूबर तक कस्टडी में रखना चाहती थी, लेकिन संतोष मानशिंदे ने कहा कि जिस तरह रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स के मामले में कोर्ट की तरफ से थोड़ी राहत दी गई थी, ठीक उसी तरह आर्यन खान को भी राहत दी जाए। लेकिन कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए आर्यन खान को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया। सतीश मानशिंदे ने कोर्ट में यह भी कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं कि आर्यन ने ड्रग्स खरीदा या बेचा। ऐसे में उन पर एनडीपीएस की धारा 37 लागू नहीं होती। वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि क्रूज पर आर्यन उन लोगों के बीच था जिनसे ड्रग्स मिली। फोन मैसेज में जिन बातों का जिक्र है उनकी गहन जांच की जरूरत है। अज्ञात लोगों के साथ चैट की गई है जिसमें थोक खरीदी का जिक्र है। इससे पता चलता है कि आर्यन और बाकी लोगों के बीच कुछ कनेक्शन था। सभी एक दूसरे के नियमित संपर्क में थे। आर्यन समेत तीनों आरोपियों की जमानत को लेकर दोनों पक्षों के बीच करीब 2.5 घंटे तक जिरह चली और आखिर में फैसला यही आया कि ड्रग्स के किरदारों की पूरी कुंडली सामने लाने के लिए सभी आरोपियों को 7 अक्टूबर तक रिमांड में ही रहना होगा ताकि मुंबई में ड्रग्स की इस डील और डीलर्स का पता लगाया जा सके। मुंबई से ज्योत्सना गणगणे, पंकज मिश्रा और विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। मुंबई की किला कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनसीबी ने आरोपियों से बरामद ड्रग्स की डिटेल दी। रेव पार्टी ऑर्गेनाइजर और पेडलर का भी इसमें जिक्र हुआ और अब एनसीबी का टारगेट ड्रग्स मंडली की जड़ तक पहुंचना है। लेकिन इस रास्ते में एनसीबी के सामने उस कोड वर्ड को डिकोड करने की चुनौती है जिसके जरिए शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान और उसका साथी अरबाज ड्रग्स डील किया करते थे। समंदर में नशे के जश्न पर जब एनसीबी ने शिकंजा कसा तो कई बड़े चेहरे एनसीबी की गिरफ्त में आ गए। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के लाडले आर्यन खान समेत 9 लोगों से जब एनसीबी ने पूछताछ की और उनके मोबाइल फोन के डेटा को खंगाला तो ड्रग पार्टी से लेकर ड्रग्स के इंटरनेशनल सिंडिकेट से जुड़े बड़े खुलासे सामने आने लगे। उस जांच में यह बात सामने आई कि आर्यन खान कई पेडलर और ड्रग सप्लायर के टच में थे। इन सबूतों के आधार पर ही एनसीबी ने आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब किए और फिर सामने आए चौंकाने वाले खुलासे। एनसीबी का दावा है कि आर्यन खान के फोन से आपत्तिजनक कंटेंट और तस्वीरें मिली हैं। आर्यन के फोन से पिक्चर्स चैट के रूप में कई लिंक्स मिले हैं जो इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट की ओर इशारा करते हैं। इतना ही नहीं, ड्रग्स को लेकर कोड वर्ड में बात होती थी। आर्यन के फोन से ड्रग्स के बारे में जो चैट्स मिली हैं उनमें से कुछ चैट 21 जुलाई की हैं तो कुछ पुरानी बताई जा रही हैं। चैट्स में अनजान लोगों से गांजे के बारे में बात हुई है। इसी व्हाट्सएप चैट की मदद से एनसीबी उन तमाम ड्रग पेडलर्स की धरपकड़ करने जा रही है तो वहीं ऐसी ड्रग पार्टियों के ऑर्गेनाइजर पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है। और इसके लिए आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमोचा को अगले 3 दिनों तक एनसीबी के सख्त सवालों का सामना करना होगा। हालांकि अरबाज मर्चेंट के वकील एनसीबी के इन दावों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। कंजम्पशन का आरोप लगाया है लेकिन कंजम्पशन का कोई एविडेंस ही नहीं है। वो लोग ना तो शिप बोर्ड किए थे ना ही शिप के तरफ जा रहे थे। वो लोग को शिप के जाने से पहले ही उन लोग को पकड़ा था। तो कंजम्पशन का भी कोई आरोप जो है वो सिद्ध होता ही नहीं है। इवन प्राइमा फेसी इट इज नॉट। लेकिन आपने तो ये भी बताया था कि आपकी व्हाट्सएप चैट जो कि डाउनलोड किए गए हैं उसमें कुछ ये मिल पाया है, मतलब कनेक्शंस जो है। नहीं जी, कोई नहीं, कोई भी कनेक्शन नहीं है। व्हाट्सएप चैट में भी कोई भी कनेक्शन नहीं है, नहीं है कोई भी। ना तो रिकवरी है ना ही ये है। व्हाट्सएप चैट्स का भी कोई संबंध नहीं है। सोमवार को एनसीबी ने ड्रग केस में 10वीं गिरफ्तारी भी कर ली। ये गिरफ्तारी श्रेयस नायर नाम के शख्स की हुई। आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट से जब एनसीबी अधिकारियों ने पूछताछ की तब श्रेयस का नाम पहली बार सामने आया। श्रेयस नायर अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान का एक करीबी दोस्त बताया जा रहा है। अरबाज और आर्यन के मोबाइल चैटिंग में भी श्रेयस के नाम का कई बार जिक्र हुआ है।
रेव पार्टी जो फैशन शो के नाम पर चलने वाली थी उसमें भी श्रेयस नायर शामिल होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश वो उस दिन उस पार्टी में नहीं आ पाया। लेकिन अब श्रेयस नायर एनसीबी के शिकंजे में है। एनसीबी इस ड्रग रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए एक्शन मोड में है। आइए अब नजर डालते हैं उस ड्रग रिकवरी पर और देखते हैं एनसीबी ने किस आरोपी से कौन सा ड्रग बरामद किया। अरबाज मर्चेंट से 6 ग्राम चरस बरामद हुई। वहीं मुनमुन धमेचा के पास से 5 ग्राम चरस मिला। विक्रांत चोकर से 10 ग्राम कोकेन और एमडीएमए की 5 गोलियां बरामद हुईं। इशमीत सिंह के पास से 14 एमडीएमए की गोलियां मिली थीं और नुपुर के पास एमडीएमए की 4 गोलियां थीं। हम लोगों का यही है कि हमारे पास से कुछ नहीं मिला, ये एलिगेशन है एंड वी वर इंटरसेप्टेड बिफोर वी वोट चढ़ने के पहले। इंडिविजुअली कुछ भी नहीं मिला है, तो ये इसीलिए लोग फिलहाल एनसीबी ड्रग रैकेट के सिंडिकेट का पर्दाफाश करने की तैयारी में है। वो आर्यन खान और उनके साथियों तक ड्रग्स पहुंचाने वाले ग्रुप पर शिकंजा कसना चाहती है। लेकिन एनसीबी सूत्रों की माने तो अब तक की पूछताछ में आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट ने एनसीबी को यह ठीक से नहीं बताया कि उन्हें ड्रग्स देता कौन था। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक अरबाज का कहना है कि गोवा में रहने वाला एक ड्रग सप्लायर ड्रग्स पहुंचाता था। वहीं मुनमुन के मुताबिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्थित एक 5 स्टार होटल के करीब एक ड्रग पेडलर ने उसे ड्रग्स दी थी। लेकिन इस ड्रग्स का मुख्य सोर्स कौन है ये कोई नहीं बता पाया। फिलहाल एनसीबी ने 9 आरोपियों के साथ एक ड्रग पेडलर को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि क्रूज पार्टी में इस ड्रग पेडलर ने 25 लोगों को ड्रग्स मुहैया करवाया था। ये भी बताया जा रहा है कि उसके पास से एमडीएमए पिल्स, मेफाड्रोन जैसे ड्रग्स बरामद किए गए हैं और ये पेडलर ड्रग्स का ऑर्डर डार्कनेट पर बिटकॉइन के जरिए लेता था। मुंबई से ज्योत्सना गनगने, पंकज मिश्रा और विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। आर्यन खान को अब अगले 3 दिनों तक एनसीबी के तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा। आज पकड़े गए आरोपियों से भी उनका आमना सामना कराया जाएगा। लेकिन बीती रात एनसीबी की कस्टडी में उनसे क्या क्या सवाल पूछे गए, किन किन सवालों पर आर्यन खान की हिम्मत जवाब दे गई और वो रोने लगे, आइए आपको दिखाते हैं। एक बार फिर आर्यन खान की रात एनसीबी के तीखे सवालों के साथ कटेगी। एक बार फिर आर्यन खान का आमना सामना ड्रग्स के उन आरोपियों से होगा जिन्हें क्रूज पर हुई ड्रग पार्टी में शामिल होने के आरोप में एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। बाई हियरिंग में सिर्फ इतना ही हुआ कि उन लोग ने एनसीबी कस्टडी मांगे और हम लोग ने अपोज किए थे, ये बोल के इन्वेस्टिगेशन हो गया है, पर कोर्ट ने 7 तारीख तक के इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन दी। पोजीशन को लेकर लगातार जिक्र किया जा रहा है कि आमने सामने बिठा के आरोपियों को पूछताछ करनी, ये दलील दी जाती है एनसीबी की तरफ से। उस बारे में आप क्या हो तो हम लोगों को कन्फ्रंट करना है अभी। इस बार आर्यन खान का आमना सामना होगा ड्रग्स मंडली में शामिल उन आरोपियों से जिन्हें एनसीबी ने सोमवार को गिरफ्तार किया, यानी कि रेव पार्टी में शामिल विक्रांत चोकर, इशमित सिंह, नुपुर सारिका, गोमित चोपड़ा और मोहक जायसवाल के साथ आर्यन खान की क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है। इसके अलावा गिरफ्त में आए श्रेयस नायर नाम के ड्रग पेडलर के सामने भी आर्यन खान को बैठाकर सवाल पूछे जा सकते हैं। एनसीबी की कस्टडी में आर्यन खान की पहली रात बेहद भारी गुजरी थी। पूछताछ के दौरान आर्यन खान खुद को संभाल नहीं पाए थे और रोने लगे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत एनसीबी ने अपने लैंडलाइन फोन से आर्यन की उनके पिता शाहरुख खान से 2 मिनट बात भी करवाई। इस दौरान भी आर्यन खान अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाए थे, वो लगातार रो रहे थे। आर्यन के आंसुओं की वजह एनसीबी के तीखे सवालों की वो लिस्ट थी जिससे आर्यन खान टूट गए। एनसीबी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आर्यन से पूछा गया, रेव पार्टी के लिए ड्रग्स कहां से आए। एनसीबी का दूसरा सवाल था, अरबाज मर्चेंट के साथ आर्यन खान के संबंध कब से हैं। एनसीबी टीम ने तीसरे सवाल में आर्यन खान से पूछा कि ड्रग्स कब से ले रहे हो। चौथा सवाल रेव पार्टी से जुड़ा था, जिसमें एनसीबी ने पूछा कि इससे पहले कहां रेव पार्टी की। एनसीबी ने यह भी पूछा कि क्रूज में कैसे पहुंचे। छठा सवाल क्रूज में आयोजित रेव पार्टी के ऑर्गेनाइजर को लेकर था, यानी कि ये ड्रग्स पार्टी किसने ऑर्गेनाइज की थी। इसके बाद एनसीबी टीम ने आर्यन खान से पूछा कि ड्रग्स पेडलर से कैसे संपर्क में आए। आठवां सवाल था, पार्टी में शामिल लड़कियों से आर्यन खान के क्या संबंध हैं। 9वां सवाल था, इस रेव पार्टी में ड्रग्स परोसने वाले कौन लोग हैं। और 10वां सवाल था, बॉलीवुड से जुड़े और कौन कौन शख्स हैं जो ड्रग्स मंडली में शामिल हैं।
जाहिर है इन सवालों के जरिए एनसीबी ड्रग सिंडिकेट तक पहुंचना चाह रही थी। आर्यन खान ने एनसीबी की टीम के सामने कोई बड़ा खुलासा तो नहीं किया, लेकिन उनके मोबाइल फोन ने ड्रग मंडली के राज खोल दिए। उन चेहरों को भी बेनकाब किया जो इस ड्रग्स पार्टी के अहम किरदार हैं। मोबाइल से मिले चैट्स ने ड्रग्स मंडली के इंटरनेशनल कनेक्शन को भी उजागर कर दिया। और अब एनसीबी ड्रग्स मंडली के आरोपियों से अगले 3 दिन तक पूछताछ कर उनके खिलाफ सबूतों का पुलिंदा तैयार करेगी। तो साथ ही ड्रग सिंडिकेट से जुड़े हर शख्स पर शिकंजा भी कसेगी। मुंबई से ज्योत्सना गंग ने पंकज मिश्रा और विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। आर्यन खान के साथ क्रूज में हुई ड्रग पार्टी केस में अब तक जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें मुनमुन धमेचा का नाम भी शामिल है। आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को तो सब लोग जानते हैं, लेकिन ये मुनमुन धमेचा कौन है, लोग ये भी जानना चाहते हैं। तो आइए इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कौन है मुनमुन धमेचा और क्या है इस पर इल्जाम। धमेचा मुंबई की क्रूज पर हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी से जुड़ा वो अहम किरदार जिसे एनसीबी ने इस क्रूज पर हुई पार्टी में चरस के साथ रंगे हाथ पकड़ा, जो अब 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में है। अब सवाल ये है कि खूबसूरत सी दिखने वाली ये मुनमुन धमेचा है कौन? तो आइए मुनमुन धमेचा की प्रोफाइल आपको बताते हैं। मुनमुन के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर नजर डालें तो पता चलता है कि वो एक फैशन मॉडल है। मुनमुन को पार्टियों का भी शौक है। मुनमुन धमेचा ने कूल अंदाज में पार्टी करते हुए कई तस्वीरें लेकिन मॉडलिंग और पार्टी करते करते मुनमुन ड्रग्स के जाल में फंस गई और अब एनसीबी मुनमुन से यही जानना चाहती है कि वो ड्रग्स मंडली में शामिल कैसे हुई, उसे ड्रग्स मुहैया करवाने वाले लोग कौन हैं। मुनमुन धमेचा की शख्सियत जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम मध्य प्रदेश के सागर के उस मोहल्ले में भी पहुंची जहां मुनमुन धमेचा का घर है। फिलहाल वहां ताला लटका है। सागर के उनके घर में कोई नहीं रहता। वो एक्चुअल में हमारे वार्ड में यादव कॉलोनी में निवास करती है और पढ़ाई लिखाई यही हुई है। वो अभी कुछ सालों से बाहर ही रह रही हैं, यहाँ रहती नहीं है वो। स्थानीय लोगों की माने तो चंद महीने पहले ही मुनमुन की मां का कोरोना के कारण निधन हो गया था। मुनमुन के परिवार में पिता के अलावा एक भाई है जिसका नाम प्रिंस धमेचा है और वो दिल्ली में नौकरी करता है। बताया जा रहा है कि मुनमुन ने स्कूली पढ़ाई मध्य प्रदेश के सागर से की थी। बाद में मुनमुन भोपाल में रही और फिर करीब 6 साल पहले वो भाई प्रिंस के साथ दिल्ली आ गई। लेकिन दिल्ली टू गोवा वाया मुंबई की एक रेव पार्टी ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। एनसीबी ने मुनमुन धमेचा पर ड्रग्स का इस्तेमाल करने और खरीदने बेचने का इल्जाम लगाते हुए उस पर केस दर्ज किया है। कोर्ट ने जब मुनमुन की रिमांड 7 अक्टूबर तक बढ़ाई तो उनकी आंखों से आंसू छलक गए। टीम न्यूज नेशन। ड्रग्स सिंडिकेट का सच सामने लाने की कोशिश जारी है। साथ ही उन चेहरों को भी बेनकाब करने के लिए एनसीबी जद्दोजहद कर रही है जिनके ताल्लुकात बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली से हैं। लेकिन आइए अब हम आपको बताते हैं कि रेव पार्टी में पुलिस को कौन कौन से ड्रग्स मिले हैं और कैसे स्टार किड्स उन ड्रग्स की गिरफ्त में आ जाते हैं। क्रूज पार्टी मुंबई टू गोवा, ड्रग्स के कारोबार में शामिल चेहरे, मदहोश शाम, धुआं ही धुआं, बॉलीवुड और ड्रग्स, नशा ही नशा। जी हां, सच तो यही है कि बदलते वक्त के साथ बॉलीवुड में ड्रग्स का चलन न सिर्फ बढ़ा है बल्कि अब रू पहले पर्दे के सितारे आहिस्ता आहिस्ता मदहोशी के उस आगोश में जाने लगे हैं जिसकी कानून इजाजत नहीं देता। लेकिन नाम है, शोहरत है, पैसा है, फिर कौन परवाह करता है। अब बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के बेटे आर्यन की ही बात कर लीजिए। साहबजादे 4 साल से ड्रग का सेवन कर रहे थे। बकौल एनसीबी आर्यन खान पर ड्रग्स का सेवन करने के साथ साथ ड्रग्स खरीदने और बेचने के आरोप लगे हैं। चरस, कोकेन, एमडी, आखिर ये है क्या? क्यों बॉलीवुड का बिगड़ैल कुनबा इनकी गिरफ्त में है? तो आइए तफसील से आपको बताते हैं कि आखिर ये नशा क्या है जिनकी एक अदा पर दीवाने मदहोश हो जाएं, वहीं सितारे ड्रग्स के साथ मदहोश शाम का इंतजार क्यों करते हैं?
बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली में इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रग्स में सबसे पहला नाम आता है चरस। आमतौर पर चरस को गांजा या भांग का एडवांस वर्जन कहा जाता है। मलाना क्रीम, गर्दा, बॉम्बे ब्लैक, मास कंक, एम्स्टरडैम ड्रीम और नेदर डोप, जी हाँ, नशे के बाजार में चरस को इन नामों से भी जाना जाता है। जानकार बताते हैं कि इसकी आदत नहीं लगती। मौजूदा वक्त में शौकिया तौर पर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इसे चिलम या फिर पेपर स्ट्रिप के जरिए इस्तेमाल में लाया जाता है। अगर बात माया नगरी मुंबई की करें तो इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है। कोकेन, सो कॉल्ड हाई सोसाइटी का नशा है कोकेन। कोकेन की लत बहुत जल्दी ही लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। कोका प्लांट से बनने वाला ये नशा लोगों के शरीर पर बहुत तेजी से असर करता है। दक्षिण अमेरिका का कोका प्लांट पाउडर की शक्ल में नशे के बाजार में मौजूद है। कहा यह भी जाता है कि जो एक बार कोकेन की गिरफ्त में आया, ये नशा उसका साथ नहीं छोड़ता। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन वापस लौटेंगे।